नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जेएनयू की पौध कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार जब से कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार ने ज्वाइन की है उसके बाद से राहुल गांधी के बड़े करीब वो देखे जा सकते हैं, फिर चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 1 हो या फिर पार्ट 2 हो। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस का हाल है, ठीक उसके उलट अगर आप देखोगे कन्हैया कुमार, तो कन्हैया कुमार का जो ग्राफ था, राजनीतिक कैरियर था, अब वो दांव पे लगा हुआ है। आप देखिए, नेता से सीधे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बन गए। तो सबको लग रहा था, जब कन्हैया कुमार ने प्लाइन रोको यात्रा निकाली थी तब भी मैंने इसकी बात की थी, तो कुछ लोगों के कमेंट आए थे, शायद वो इसके जो है वो फॉलोवर होंगे, तो उन्होंने जो है वो लगातार टारगेट करने की कोशिश भी की थी। और मैं उस वक्त भी कह रहा था, जब चुनाव होंगे तब आप भाग मत जाना, फिर एक बार आप जो है वो वापस से कमेंट बॉक्स में जरूर आना। खैर, हम आते हैं असल मुद्दे के ऊपर, क्योंकि ऐसा जो है वो चलता रहता है। कन्हैया कुमार, आखिर ऐसा क्या हुआ कांग्रेस पार्टी में कि कन्हैया कुमार को टिकट ही नहीं दिया गया? तो इसके पीछे सीधे तौर पर आप समझ सकते हो आरजेडी की राजनीति को। हालांकि इस वक्त आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन एक वक्त था जब आरजेडी को चकमा देने के लिए राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखा, तेजस्वी यादव को विश्वास दिलाया। लेकिन विश्वास यह नहीं दिलाया कि मुख्यमंत्री बनना है या हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। विश्वास यह दिलाया कि दोनों पार्टियां जो है वो मिलकर चुनाव लड़ेगी और इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी को चुनाव ही हरा दे। तो बड़ी, जिसको हम कहें कि कोशिशों के बाद में एक वोट चोरी का नैरेटिव बढ़ा कर, लेकिन इसी बीच कन्हैया कुमार की, अगर आप प्लाइन रोको यात्रा के बाद में आप आ जाओ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पे, पहला आपको बानगी मिलेगी जब राहुल गांधी की गाड़ी के ऊपर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव दोनों को चढ़ने ही नहीं दिया। आप समझ सकते हैं कन्हैया कुमार के साथ ऐसा क्यों हुआ होगा। और उसके बाद अब अगर हम नजर डालते हैं तो सबको यह उम्मीद थी कि कन्हैया कुमार को शायद टिकट मिलेगा, लेकिन कन्हैया कुमार को टिकट नहीं दिया गया। तो कन्हैया कुमार, आखिर जब मैं ये कहता हूं कि जेएनयू की पौध, या फिर मैं कहूं कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है, उससे निकला हुआ एक बेहद निहायती, जिसको हम कहें कि नालायक, इस देश का राजनेता, जिसको तथ्यों का ज्ञान नहीं और पढ़ा लिखा अनपढ़ अगर आप इसको कहोगे तो बिल्कुल इसमें जो है वो कोई बुराई नहीं है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का कारण भी है, क्योंकि कन्हैया कुमार को नेता बनाया है लेफ्ट पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने नहीं। और लेफ्ट पार्टी की विचारधारा ही जो है वो इस भारत के जो है वो टुकड़े करने में है। आप देख लीजिए, जितने भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकले हो या जेएनयू से, 90% के आसपास लोग जो है वो भारत विरोधी ही बयान देंगे और ये उनको सूट करता है। तो फिर कन्हैया कुमार इससे कैसे बच सकता था? लेकिन दुर्भाग्य से कहिए कि कन्हैया कुमार और कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियों का दुर्भाग्य कहिए या फिर इस देश का सौभाग्य कहिए, इस वक्त लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में एबीवीपी ने अपना परचम लहराया है। और जब एबीवीपी ने अपना परचम लहराया है तो अब उम्मीद यह की जा सकती है कि शायद यहां से अब जो नस्लें निकलकर आएगी उनकी सोच राष्ट्र विरोधी नहीं होकर देशभक्ति वाली होगी। इसकी उम्मीद जो है वो हम कर सकते हैं। और इसका आपको पता होगा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के चुनाव परिणाम के बाद में इसकी एक छोटी सी वानगी भी देखने को मिली, जब बच्चे, स्टूडेंट्स जो है वो लगातार ढोल नगाड़ों के साथ ये कहते हुए नजर आए कि ठोक कर देंगे आजादी। नक्सलियों को भी दी है आजादी, आतंकवादियों को भी दी है, अफजल गुरु को भी दी है, याकूब मेमन को भी दी है। तो वो तमाम तरीके की जो है वो बातें वहां पर हुई। वरना इसके उलट आप याद करिए, जेएनयू का जब अध्यक्ष बना था कन्हैया कुमार 2015 में, उसके बाद में
9 फरवरी 2016 अफजल गुरु को फांसी देने के कारण या उस फांसी के खिलाफ उमर खालिद जैसे लड़कों के साथ मिलकर जेएनयू में नारे लगाए गए, भारत तेरे टुकड़े होंगे। और अफजल, आपको पता ही होगा, हम शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल जिंदा है। अब यह अलग बात है कि 2016 के बाद 2019 में जो है वो कन्हैया कुमार के लिए खिलाफ जो है वो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट पेश की और सबूतों के अभाव में कुछ ज्यादा हुआ नहीं, लेकिन लगभग जो है वो 179 स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज हुई थी। तो राजद्रोह का केस था कन्हैया कुमार के ऊपर। और अफजल गुरु कौन था? अफजल गुरु एक अलगाववादी नेता था जो कश्मीर को अलग करने के लिए जम्मू कश्मीर में नारे लगाता था। यह सोच थी कन्हैया कुमार की। और फिर उसके बाद में एक वीडियो भी जो है वो वायरल हुआ था, आपको पता होगा, 30 सेकंड का, जिसमें कन्हैया कुमार ये कहते हुए साफ साफ दिखाई देते हैं। तो पहला विवाद कन्हैया कुमार का। और वैसे भी इस देश में अगर किसी को रातों रात स्टार बनना है तो आप देश विरोधी या नरेंद्र मोदी को गाली दो, आपको विपक्षी पार्टियां जो है वो लपकने के लिए तैयार बैठी है। तो ये पहला। और आपने देखा होगा उमर खालिद, क्योंकि उसके बाद जो सीए का प्रोटेस्ट हुआ था, तो उमर खालिद और शर्जील इमाम, आप इस बात को भी जो है वो जोड़कर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद में मैं फिर जो है वो इस उमर खालिद का भी जिक्र करने वाला हूं। तो ये कन्हैया कुमार की शुरुआत थी। इसके बाद में 8 मार्च 2016, फरवरी के बाद अगले महीने, कश्मीर में सेना को लेकर एक जो है वो बयान, और उस वक्त जो है वो सेना को लेकर कुछ जो है वो आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चल रहे थे। तो कन्हैया कुमार का स्टेटमेंट कि भारतीय सेना कश्मीर में महिलाओं का जो है वो रेप करती है, अत्याचार करती है। तो जब मैं ये कहता हूं कि ये लेफ्ट की विचारधारा से बिल्कुल मेल खाता था। और क्यों खाता था? क्योंकि ये जो संस्थान थे, शिक्षण संस्थान, इन शिक्षण संस्थानों को लेफ्ट ने अपना अड्डा बना लिया था। और जब लेफ्ट ने अड्डा बना लिया तो लेफ्ट तो इस भारत ने जो है वो जनता ने स्वीकार ही नहीं किया। तो आप लेफ्ट की विचारधारा समझनी है तो आप नक्सलवाद, भारत कांग्रेस पार्टी की वजह से, भारत के टुकड़े होने की वजह से भारत और पाकिस्तान बना धर्म के आधार पर, इसलिए आज भी आतंकवाद का दंश झेल रहा है। तो आतंकवाद बड़ी समस्या थी, लेकिन 1967 में इन्हीं के लेफ्टिस्ट के जो बाप दादा थे, उन्होंने पश्चिमी बंगाल के, आपको पता होगा, नक्सलवाड़ी जो जगह थी, वहां से सशस्त्र विद्रोह को जन्म दिया। और फिर उसके बाद में भारत के 200 जिलों में लाल आतंक फैल गया। तो एक आतंकवाद था और दूसरा लाल आतंक। और उसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि आप सोच सकते हैं कि इस नस्ल की जब हम बात करते हैं, जो जेएनयू से निकलकर वहां तक पहुंच जाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से वहां तक पहुंच जाती है, तो उनमें आपको पता होगा अभी उपराष्ट्रपति के विपक्ष के उम्मीदवार जो सलवा जुडूम था उसके खिलाफ फैसला देता है और नक्सलियों ने गांव वालों 36 लड़कों को जो है वो उनकी गला रेतकर हत्या कर दी जाती है। यह है कि इनको ढाल बनाकर बचाएगा कौन। तो इसलिए बड़े पदों पे जो संवैधानिक पद है उसके ऊपर ऐसे लोगों को स्थापित कर देना। और यह भारत ने देखा है पिछले 10 साल में, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है उसके बाद से, जिस तरीके से कहते हैं ना, किसी गांव में जब कीड़े भर जाते हैं और उसके ऊपर अगर हम जहर डाल देते हैं तो उसके बाद में कीड़े जो है वो किस तरीके से बुदबुदाने लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये वो वाले कीड़े हैं। तो आरोपित, वो डर, उनमें डर नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके आंका जो है वो ऊपर बैठे हैं, वो उनको बचा लेंगे। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं 10 अप्रैल 2016 को, मार्च के बाद 16, और उसमें जो है वो कन्हैया कुमार का एक स्टेटमेंट आया था, क्योंकि उस वक्त भारत माता की जय को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। और ऐसी स्थिति में कन्हैया कुमार का स्टेटमेंट था कि जब मेरी शादी होगी तो मेरी पत्नी का नाम मैं भारत माता रख दूंगा, मेरे बच्चों का नाम जो है वो भारत माता की जय रख दूंगा, और मेरा खुद का नाम भी जो है वो भारत माता की जय रख दूंगा।
ताकि इससे मुझे जो है वो स्कूलों में फीस नहीं भरनी पड़े। अब आप सोचकर देखिए, उस वक्त ये लेफ्ट पार्टी में था, लेकिन ये इतिहास को भूल जाता है कि लेफ्ट को स्वीकार नहीं किया भारत ने। और फिर जब भारत ने लेफ्ट को अस्वीकार कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया, तो ये सारे लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी में बढ़ गए। तो जयराम रमेश ही तो था इसको लाने वाला। तो आज कांग्रेस पार्टी की इस गति के लिए कौन जिम्मेवार है? यही लेफ्ट की विचारधारा। तो यह सोच है लेफ्ट की। और उसके बाद में अगर हम देखें 4 फरवरी 2020, और ये 4 फरवरी 2020 इंपोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि 2020 में ही दिल्ली ने दंगे भी देखे थे। तो उस वक्त इसका स्टेटमेंट था, क्योंकि अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को अपना राजनीतिक दुश्मन मानता है, और सीधे तौर पर कहा था कि आप देखोगे तो आरएसएस जो है वो धंधा करता है धर्म का। तो आप ये देखिए कि ऐसा कौन सा संगठन है जो धर्म को लेकर नहीं चलता है। सबकी अपनी जो है वो एक विचारधारा होती है। तो अगर यहां पर देखोगे तो स्टेटमेंट था, आगे जो क्या कहा था कि हिंदुओं के लिए धर्म जो है वो आस्था और संघियों के लिए धंधा। और फिर यही स्टेटमेंट जो है वो फिलहाल अभी अगर आप देखोगे तो कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी किया गया था, क्योंकि आरएसएस अपना शताब्दी समारोह मना रहा था। और फिर उसके बाद में 16 फरवरी 2020, और यहां पर अगर आप देखोगे तो आप देखोगे बिहार के नालंदा में मोदी और अमित शाह के खिलाफ कि धार्मिकता जो है वो नागरिकता का आधार नहीं है, मतलब इस आधार पर हम किसी को नागरिकता लेने नहीं देंगे। जबकि सीए और एनआरसी नागरिकता देने का कानून था। इसलिए मैंने कहा कि इससे बड़ा अनपढ़ और जाहिल जो है वो कोई इंसान हो ही नहीं सकता। और आज भी अगर आप देखोगे तो इस व्यक्ति का अहंकार देखिए। और अगर आपको इसके नॉलेज का नमूना देखना है तो मैं नमूना भी बता देता हूं, फिलहाल 2-3 दिन पहले, क्योंकि अब जो है वो एक बकेती करने वाला था, ज्यादा बोलता है, बकेती करता है, बकवास करता है, तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि चलो ठीक है, इसको टीवी डिबेट्स पे भेज देते हैं, ये वहीं फिट बैठेगा। तो इसका आकलन देखिएगा पिछले कुछ दिनों में, जब से इसको बिहार का नेता बनाया है, क्योंकि जब दिल्ली का नेता बनने चला था तो कांग्रेस पार्टी में कुर्सियां चली थी। तो प्लाइन रोको में उस वक्त उस यात्रा में कन्हैया कुमार का स्टेटमेंट था कि बिहार में सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग इसलिए बनाए जा रहे हैं कि बिहार का पानी जो है वो अडानी और अंबानी को बेच दिया जाएगा। अब आप सोचकर देखिए इस व्यक्ति का आईक्यू लेवल क्या है, कॉमन सेंस क्या है। क्या किसी भी राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग विकास का रास्ता तैयार करते हैं या फिर वहां का पानी को बेच देते हैं? तो फिलहाल अभी आपने देखा होगा भागलपुर में अडानी जो है वो एक प्लांट लगाएगा 2400 मेगावाट बिजली का, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया था। क्योंकि ये बहुत पहले से परियोजना थी लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया था। और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इस परियोजना के आने से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली जो है वो 2 से 4 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, और इनडायरेक्टली क्योंकि यहां पर जो काम होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, ऐसे करके लगभग 20,000 के आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बिहार का विकास जो है उसमें एक और कड़ी जो है वो ऐड हो जाएगी। लेकिन कन्हैया कुमार का तर्क आप सुनिएगा। उस स्टेटमेंट में जब कन्हैया कुमार ये कहते हैं कि ऐसा करने से, क्योंकि सरकार ने अडानी को जमीन दी है, प्लांट लगाने के दिया है, तो अडानी को जो है वो इन लोगों को एक एक सरकारी नौकरी भी देनी चाहिए। अब ये प्राइवेट नौकरी होगी कि सरकारी नौकरी होगी? सरकारी नौकरी सरकारी विभागों में होती है या फिर अडानी भी सरकारी नौकरी दे रहा है अपनी कंपनी में? आप सोचकर देखिए। अब आप इसे क्या कहोगे? अगर मैं इंस्टीट्यूट रन करता हूं, कोचिंग सेंटर रन करता हूं, मैं बच्चों को टीच करता हूं, या फिर मेरा जो एनजीओ है वो मेंटल रिटार्डेड बच्चों के लिए काम करता है और उसमें कोई एम्प्लॉय है, तो क्या मैं उसको सरकारी नौकरी या दावा कर सकता हूं कि आपकी जो है वो सरकारी नौकरी है? ये है। तो आप सोचोगे कि ये राहुल गांधी से बिल्कुल मैच करता है। जैसे आपने देखा होगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि
आलू से जब सोना बनाने वाली मशीन आ सकती है मार्केट में, तो आप सोच सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा जिस तरीके से जो है वो अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए कि पहले स्कूल छोड़ा, फिर घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, और फिर कभी भी जो है वो देश छोड़ के चले जाएंगे, भगोड़े हो जाएंगे। तो आज अगर ये पूछे कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद में भगोड़ा कौन था और इस वक्त बिहार से भगोड़ा कौन है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो डींगे मारने में महारत हासिल है। और इस देश का यह दुर्भाग्य था कि ऐसे शिक्षण संस्थान जिनके ऊपर इन पार्टियों ने कब्जा कर रखा था, इनकी विचारधारा वहां जो है वो इनके दिमाग में जो है वो ब्रेन वॉश करके डाली जाती थी। तो आप सोचिए कि इस देश का क्या हालत हुआ और इसके लिए जिम्मेवार कौन है। और आज की स्थिति में अगर देखिए तो 10 साल होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बावजूद जो है वो सरकार और ये पूरा देश इस सोच से लड़ाई लड़ रहा है। और अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि सिस्टम इनका नहीं है, क्योंकि आप कॉलेजियम को देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में, आप अभिषेक मनु सिंघवी को देख लीजिए जो एक महिला के साथ संबंध बनाते समय यह कह सकता है कि आप, जब वो कहती है कि भाई वकील जज कब बना रहे हो, तो वो ये कह सकता है कि हम बना देंगे। तो आप सोच सकते हैं कपिल सिब्बल जो तीसरा शीतलवाड़ के लिए आधी रात को, या मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को छुट्टी के दिन भी जो है वो मजबूर कर दे सुनवाई करने के लिए, तो इन सभी संस्थानों के ऊपर इस विचारधारा ने किस तरीके से कब्जा किया होगा। और आज भी हम उससे जो है वो लड़ रहे हैं। तो यह सौभाग्य है, मैं इसको अच्छा मानूंगा कि एबीवीपी जो है वो अब इन सभी यूनिवर्सिटीज में अपना परचम लहरा रही है। शायद इस देश का माहौल जो है, इस देश का युवाओं का मूड जो है वो बदलेगा। तो इस बकेती की जो, जिसको कहें कि चाहे इनाम कहिए या सजा कहिए, अब इसको जो है वो जनता दे रही है। और आप देखिएगा 2 साल के बाद में इसका राजनीतिक तौर पर मुझे लगता है कि नामो निशान तक मिट जाएगा। कांग्रेस पार्टी भी इसको बोल देगी टाटा बाय बाय, इससे दूर रहना ही पसंद करेगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही कन्हैया कुमार पसंद नहीं है। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।